लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने स्टडी किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो आज की क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर, जहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं बेसिकली आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा, डिस्कस करेंगे हम रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनर्जी के टर्म में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं, रोटेशनल जो लेवल्स होते हैं वहां से ईच एंड एवरी लेवल्स का एनर्जी क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। तो एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला होता है h² 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू J+1। ये जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसके यूनिट होगा, यहाँ पे एनर्जी हमको मिलेगा जूल में। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट बहुत ही वाइटल चीज होता है जिसको हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिल रहा है, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो आएगा जूल में, जहां पर जे क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का जो फॉर्मूला रहता है, आई का फॉर्मूला बेसिकली m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको हम रिड्यूस्ड मास भी बोल सकते हैं, दैट इज म्यू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला हो जाता है म्यू आर स्क्वायर। ओके, तो अभी हमको जो देखना है बेसिकली, हम जो माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी का टर्म हम पढ़ते हैं वो हम जूल में ना पढ़ के हम सेंटीमीटर इनवर्स में पढ़ते हैं। तो हमको ये एनर्जी का फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना होगा, ये जो एनर्जी हमको मिल रहा है उसको सिंपली hc से डिवाइड करना होगा। इससे हमको क्या मिलता है, पहले था 8 पाई स्क्वायर आई, इसको हम hc से डिवाइड करेंगे और बाकी जो पोर्शन है वो पहले जैसे ही रहेगा। तो हमको मिल रहा है दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू h 8 पाई स्क्वायर आई सी j इंटू J+1। ये जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है ये हमारा यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अभी ये सेंटीमीटर इनवर्स में यूनिट कैसे आ रहा है, देखिए बेसिकली हमने जो किया है, जो एनर्जी हमको मिल रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया है hc से। अब अगर हम इनके यूनिट्स को भी कंसिडर कर लें, जैसे कि एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट हमने देखा जूल में था, h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका यूनिट कितना है, जूल सेकेंड। और c क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स से यहाँ से सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जूल एंड जूल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको यूनिट में क्या मिल रहा है, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है एप्सिलॉन का एक्चुअल यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो अभी हमको यूनिट मिल गया, तो हमको यूनिट भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्या यूनिट हमको जूल में आ रहा है या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है। जो भी हमको सम्स प्रोवाइड करेंगे, ज्यादातर सम्स हमको सेंटीमीटर इनवर्स में ही मिलते हैं। तो हम बेसिकली जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो हम इस फॉर्मूला को ही याद रखें, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू J+1। क्या क्या टर्म होता है, h हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, आई हमने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, c हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, एंड j हो जाएगा रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो अभी हमने जो एक्चुअली एनर्जी का टर्म पढ़ा दैट इज इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके b इंटू J+1 भी लिख सकते हैं, जहां पे ये b क्या हो रहा है, b हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। देखिए इसको क्यों रोटेशनल कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट रहेगा।
फॉर अ मॉलिक्यूल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट रहेगा, 8 और पाई इनका वैल्यू भी कांस्टेंट है, और स्पीड और लाइट इसका भी वैल्यू कांस्टेंट है। देयरफॉर अगर हम एक ही मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल का ओनली सिर्फ जे का वैल्यू होगा जो चेंज होता रहेगा, दैट इज रोटेशनल लेवल इन लोअर लेवल हायर लेवल, दैट इज जे इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चेंज होता रहेगा। फर्दर जो वैल्यूज है दैट इज ए जो बी वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। और जो यूनिट, ये जो सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट हमको बेसिकली मिल रहा है वो हमको वो बी का यूनिट हो रहा है, क्योंकि देखिए बेसिकली जे जो होगा, जे एक वैल्यू होता है, जे का जो वैल्यू है 0 1 2 3 ऐसे ही फर्दर जाता रहेगा, तो जे का तो कोई यूनिट नहीं होगा, जो यूनिट होगा वो इस बी का यूनिट होगा। देयरफॉर जो सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट है वो बेसिकली आ रहा है हमारा h डिवाइडेड बाई 8π²IC, दैट इज बी के वैल्यू के वजह से। ओके, तो नाउ अगर हम रोटेशनल लेवल्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज जब j इज इक्वल टू 0, एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, j इज इक्वल टू 0 1 2 3, हम कुछ वैल्यूज को कंसिडर कर लेते हैं। जब j इज इक्वल टू 0 होगा तब हम इसको बोलेंगे ε1, j इज इक्वल टू 2 के लिए ε2, j इज इक्वल टू 3 के लिए ε3, j इज इक्वल टू 4 के लिए ε4 एंड j इज इक्वल टू 5 के लिए ε5। सॉरी, ये हो जाएगा थोड़ा गलत लिख लिया मैंने। ε0 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखिए फॉर्मूला बेसिकली है, जो फॉर्मूला है एनर्जी का फॉर्मूला B इंटू J इंटू J प्लस 1। ये जो J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू है हम J के जगह पुट करेंगे और B को जैसा है वैसा रहने देंगे। दैट इज अगर हम करते हैं यहाँ पर क्या होगा, B इंटू 0 प्लस 1, दैट इज ε0 विल बी 0, ε1 विल बी B इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2B। नेक्स्ट थिंग B इंटू 2 प्लस 1, that is 6B। ऐसे ही हम सो ऑन सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कुछ वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं, हमको थोड़ा फर्दर में जरूरत है, इसीलिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे उसको देखने के लिए। B into 5 into 5 plus 1, that is 30। यहाँ से एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हमको देखना पड़ेगा, दैट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द लेवल्स। बेसिकली हमको यहाँ पे जो मिलेगा, अगर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि हम थोड़ी देर बाद ड्रॉ करेंगे, वो अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो हमको दिखेगा दैट इज एनर्जी लेवल्स, जो ऐसे कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है, हमने थोड़ा यहाँ पर J इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे पुट करके हम वैल्यूज देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि वाइटल चीज होता है ये देखना कि एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कितना हो रहा है। अगर J इज इक्वल टू 0 to 1 1 to 2 इन दोनों में गैप अगर सेम रहता है, मतलब हर एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप अगर सेम होता है, हम उसको बोलते हैं इक्वी स्पेस्ड। दैट मीन्स
जो एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है, वो हमेशा सेम रहेगा। दैट इज 0 to 1 के बीच का जो गैप होगा 1 और 2 के बीच का गैप भी सेम हो जाएगा। पर अगर सेम नहीं होता है तो वो इक्विस्पेस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमने जो ये एनर्जी वैल्यूज कैलकुलेट किया है, यहाँ से हमको देखना ये पड़ेगा कि एनर्जी गैप कितना आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें, दैट इज इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करेंगे। अभी हम गैप्स को थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0, वी कैन से दैट टू बी एप्सिलॉन 2 minus epsilon 1 will be 6b minus 2b, that is 4b। ओके, एनर्जी गैप का वैल्यू हमको देखना होगा। अभी अगर इसको देखें, दैट इज एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन 2 विल बी 12b माइनस 6b, दैट इज 6b। इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आएंगे। That is epsilon 4 minus epsilon 3 will be 20b minus 12b, that is 8b। and lastly इसके फर्दर भी हम जा सकते हैं, पर हमने 5 वैल्यूज ही कंसिडर किया है। that is epsilon 5 minus epsilon 4 will be यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि गैप, दोनों लेवल्स के अंदर का गैप कभी भी सेम नहीं हो रहा है। ये गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। जितना ही लोअर एनर्जी से हम हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे, इतना ही हमारा लेवल्स का एनर्जी गैप भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एनर्जी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा हमको कैसे मिलता है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।